फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरइन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे और वो सेक्शन है सेक्शन 437। 437 सेक्शन बात करता है कब एक अक्यूज्ड को नॉन पेलेबल ऑफेंस के लिए भी बेल मिल सकता है। 436 सेक्शन इसके पहले हमने कवर किया था, उसमें ये था कि कब एक बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे कैसे मिल सकता है, क्या प्रोसीड्योर है। तो वो तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक राइट है, जो भी अक्यूज है या जिसको अरेस्ट किया गया है वो उसका राइट है कि उसको बेल पे वो छूट ही जाए। लेकिन ये 437 सेक्शन जो है यहाँ पे राइट नहीं है, यहाँ पे है कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये हाँ कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि उसको ऑफेंस का जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस वो करके उसके लिए अरेस्ट किया गया है वो उसके लायक है कि नहीं, यानी उसको वो बहुत सारे कंडीशंस के थ्रू गो थ्रू करना होता है, कोर्ट को ट्रायल करना होता है, उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है कि वो बेल उसको ग्रांट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 437 में 7 सबसेक्शंस हैं, ठीक है। इससे 437 में 7 सबसेक्शंस है, जो कि ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से समझ में आई होप आ जाएगा। सबसे पहला सबसेक्शन बात करता है कब जब एक अक्यूज को या कोई सस्पेक्टेड इंसान को जब अरेस्ट किया जाए और वो बिना वारंट के कोई पुलिस इंचार्ज, किसी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंचार्ज द्वारा जब उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के बिफोर, सिवाय एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा जब उसको किसी और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करवाया जाएगा और जब उसका अरेस्ट जो है या उसको डिटेन किया जाएगा बिना वारंट के, तो फिर उसको जो है बेल दिया जाएगा। ये सबसेक्शन 1 कहता है। लेकिन इसके 2 पॉइंट्स और है जहां पे 2 कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि ये तो सबसेक्शन 1 में क्लियर हो गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस करके किसी अक्यूज को बेल पे वो छूट सकता है अगर उसको अरेस्ट किया गया है बिना वारंट के। तो लेकिन पहला पॉइंट यहाँ पे ये बताता है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज इफ देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड, उसको कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर इस तरह से सीरियस ऑफेंस करता है, ऑफेंस का नेचर इतना सीरियस है कि उसका पनिशमेंट चाहे तो डेथ होगा या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, तो उस केस में जो है बेल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर बेल दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो ऑफेंस इतना सीरियस इन नेचर है कि उसका पनिशमेंट डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, तो फिर उसको रिलीज नहीं करेंगे। ये पॉइंट 1 बताता है। पॉइंट 2 बताता है अगर उसको, उसी अक्यूज इंसान को अगर वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, जिसपे उसको 2 बार कन्विक्शन या 2 से ज्यादा बार कन्विक्शन उसका हो चुका है और जिसमें उसको जो सजा है वो 7 इयर्स से ज्यादा हो गया है, तो फिर वो उसको इस केस में, प्रेजेंट केस में जब उसको अरेस्ट किया गया है, बशर्ते कि इस बार भी उसको अरेस्ट किया गया है बिना वारंट के, तब भी वो जो है नहीं छूट पाएगा। इसमें ये लिखा है such person shall not be so released if such offense is a cognizable offense and he had been previously convicted of an offense punishable with death। और वहां पे भी उसको उस ऑफेंस के लिए पनिश किया गया था, कन्विक्ट हुआ था, जहां पे उसका जो पनिशमेंट है वो डेथ था या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर। ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 or more occasion, ठीक है। तो ये होना चाहिए ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर बट नॉट लेस देन 7 years। यानी सपोज 2 बार कन्विक्ट हुआ है, एक बार सजा उसको मिली है 4 साल की, एक बार उसको सजा मिली है 3 साल की, तो दोनों मिला के 4 + 3 7 years हो रहा है। तो उसको अगर ऑलरेडी वो इतना कर चुका है तो इस बार उसको बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। क्लियर? ये सबसेक्शन 1 का 2 क्लॉज है। अब कुछ और इसके भी और कंडीशंस हैं, कुछ प्रोविजंस है। लेकिन ये है कि अगर सपोज उसको किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ये सारे कंडीशंस अगर हो रहे हैं, तब तो रिलीज नहीं किया जाएगा, जो मैंने पॉइंट 1 और 2 बताया, अगर बहुत ज्यादा सीरियस इन नेचर है तो। लेकिन अगर उसका उम्र 16 साल यानी 16 years से कम है तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक प्रोविजो है। फिर दूसरा प्रोविजो ये है कि अगर किसी स्पेशल रीजन से अगर उसको कोर्ट को लग रहा है कि कोई अदर स्पेशल रीजन है जिसकी वजह से वो छूट सकता है, वो डिपेंड करेगा नेचर और उस सरकमस्टांस में कि कैसा है उसका नेचर ऑफ ऑफेंस, तो वो स्पेशल रीजन से भी जो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, जैसे मैंने पहले ही बताया कोर्ट के डिस्क्रिप्शन से है, तो वो उस समय उसको छोड़ सकता है। लिखा है देखिए, प्रोवाइडेड फॉर दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 2 बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज जस्ट एंड प्रॉपर टू डू फॉर एनी अदर स्पेशल रीजन, ठीक है।
एक और प्रोविजो है, सपोज वो बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है कि उसको बेल मिल जाए, लेकिन कोई भी पुलिस इंचार्ज या अधिकारी या मैजिस्ट्रेट अगर ये बोलता है कि नहीं, उसको ग्रांट बेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब कोई भी विटनेस आएगा तो उसको प्रूफ करना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए विटनेस को अक्यूज का प्रेजेंस होना जरूरी है। इस ग्राउंड को शो करते हुए किसी का बेल जो है वो आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। बस क्योंकि ये एक छोटा सा रीजन है ना कि विटनेस बुलाएंगे, उस समय अक्यूज नहीं रहेगा तो कैसे वो आइडेंटिफाई होगा, ये कोई सॉलिड रीजन नहीं हुआ बेल को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बेल उसको दिया जाएगा। इतना छोटा सा रीजन से आप किसी के बेल को नहीं रोक सकते हैं। और एक ऑफेंस और एक प्रोविजो ये है कि सपोज पूरा ट्रायल चला, सब कुछ हुआ और उसके बाद कोर्ट को लगता है कि बेल दे देना चाहिए, उस समय वो सबसे पहला चीज जो करेगा ट्रायल के बाद भी कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बिना डिस्कशन किए वो बेल जो है वो ग्रांट नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो दैट नो पर्सन शैल इफ द ऑफेंस alleged to have been committed by him is punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more be released on bail on the court by the court under this subsection without giving an opportunity ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक अपॉर्चुनिटी जरूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया जाएगा, उसको सुन लेने के बाद ही जो है बेल ग्रांट किया जाएगा, सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अगर चल। अब सबसेक्शन 2 आता है, जब कोर्ट को ऐसा लगे या ऑफिसर को किसी भी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान that there are no reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offense but there are sufficient grounds for further inquiry। Suppose अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में ऐसा लग रहा है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, बेलेबल ऑफेंस किया है, लेकिन अभी भी उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन फाइनली कंक्लूड होना बाकी है, तब उसको बेल पे छोड़ा जाएगा। लेकिन उस समय उसको एक बॉन्ड दिया जाए, बॉन्ड के बेसिस पे, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज पे उसको बेल मिल सकता है, ठीक है। ये क्लॉज सबसेक्शन 2 बताता है। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। कोई भी अक्यूज या कोई भी सस्पेक्टेड इंसान जिसको कि अरेस्ट किया गया है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए और उसको इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years, थर्ड सबसेक्शन में देखिएगा 7 years का जिक्र जरूर है, तो ये दिमाग में रखिए। 437 सेक्शन में 7 years का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसको ऑफेंस, जो भी वो ऑफेंस कर रहा है, कौन कौन से चीज के अंदर, आईपीसी का चैप्टर 6, चैप्टर 16 और चैप्टर 27 के अंदर, या फिर अबेटमेंट या कंस्पिरेसी और अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, जो कि ये 3 चैप्टर्स ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है, तो उसको बेल इज रिलीज ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1, उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर चैप्टर 6, 16, 27 के अंदर वो कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो। लेकिन उसमें भी जो है कोर्ट कुछ कंडीशंस इंप्लाई करेगी, जैसे दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। यानी जब भी कोई जरूरत होगा उसको कोर्ट में अपीयर होना होगा, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब भी वो उसको बुलाया जाएगा, वो सारी चीजें बॉन्ड में लिखी होती हैं, तो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के बाद जब भी वो बॉन्ड में जो सारे कंडीशंस है वो उसको फुलफिल करना होगा, अटेंड करना होगा उसको। सेकंड है कि वो बेल पे रिहा होने के बाद सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा, बेल पे छूटने के बाद फिर से जाके वो ऑफेंस कर देगा उसी तरह का, वो नहीं कर सकता है। तीसरा ये है कि वो किसी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट, वैसा चीज वो डराएगा धमकाएगा नहीं बाहर जाके, जो कि फैक्ट्स और से रिलेटेड है, उस केस के फैक्ट्स को जानता है या रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से, वहां वो बाहर जाके बेल पर छूट के वो उस तरह का कुछ भी गलत काम नहीं करेगा, डराएगा धमकाएगा नहीं, ठीक है। यही बता रहा है सबसेक्शन 3। और इसके अलावे कोर्ट में ऑल्सो इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सच अदर कंडीशन एज इट कंसिडर्स नेसेसरी। कोई और इसके ये 3 कंडीशन के अलावा भी कुछ और कंडीशन कोर्ट जो है वो इम्प्लाई कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस, कैसा सर्कमस्टांसेस है, क्या नीड है, नेसेसरी है, वो चीज को देखते हुए कुछ और कंडीशंस भी जो है वो ऐड कर सकती है कोर्ट। 4th सबसेक्शन बताता है कोई भी ऑफिसर और कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस इन राइटिंग, किस कौन कौन से रीजन पे उसको छोड़ा जा रहा है वो राइट करेगा, लिख कर के रखेगा अपना कि किस रीजन के वजह से उसको बेल मिला है, ठीक है। यही 4 बता रहा है कि रीजंस मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। ऑल रिकॉर्डिंग राइटिंग हिज और इट्स रीजंस और स्पेशल रीजंस फॉर सो डूइंग, क्यों उसको दिया गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हुए भी उसको बेल दिया गया है, तो किस किस रीजन से दिया गया है वो उसको रिटन रखना होगा। ये सबसेक्शन 4 बताता है। सबसेक्शन 5 बता रहा है
अगर जरूरी लगे तो फिर से जो है ऑफिसर या कोर्ट उसको अरेस्ट कर सकता है। बेल मिल जाने के बाद भी, बेल में रिलीज कर देने के बाद भी अगर जरूरी लगे कोर्ट को किसी भी या ऑफिसर इंचार्ज को इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान कि उसको बहुत जरूरी है, उसको फिर से कस्टडी में ले लेना पड़ेगा, तो वो वैसा भी कर सकती है, क्योंकि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। अगर उसको लग रहा है कि बाहर वो कुछ गलत कर रहा है या जरूरी है उसको कस्टडी में लेना, तो बेल में छूटने के बाद भी उसको फिर से कस्टडी में लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, वो हो सकता है। यही बता रहा है सब सेक्शन 5। अब आते हैं सब सेक्शन 6 में। इसमें ये कहा गया है अगर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान 60 डेज अगर पार हो चुका है, अगर 60 दिन के अंदर नहीं होता है ट्रायल कंक्लूड, तो जो है उसको बेल पे रिहा कर दिया जाएगा। बेल पे उसको रिहा कर दिया जाएगा अगर 60 डेज यानी 2 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा है, बेल का ट्रायल अगर कंक्लूड नहीं हो रहा है तो। और सबसेक्शन 7 बता रहा है इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, किसी भी समय कंक्लूजन हो गया, सपोज ट्रायल हो गया, इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ एक ऑर्डर और जजमेंट आना बाकी है, और ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया है कि जो उसका ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल इन नेचर नहीं है, बेलेबल इन नेचर है, लेकिन उसका आया नहीं है, तो भी उस समय जो है अक्यूज्ड को वो रिहा कर दिया जाएगा, बॉन्ड पर उसको छोड़ दिया जाएगा। इफ ही इज इन कस्टडी ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ ए बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज के बिना फॉर हिज अपीयरेंस टू हियर जजमेंट डिलीवर्ड, उसके बाद भी उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा, उसको बिना श्योरिटीज के जो बॉन्ड है उस पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसको जिस दिन जजमेंट डिलीवर होगा उस दिन उसको अटेंड करना होगा, यही उसको पालना होगा। सपोज पूरा ट्रायल हो गया, उसमें पता चल गया कि ऑफेंस जो है वो बेलेबल इन नेचर का है और उसको छोड़ दिया गया बॉन्ड पर, लेकिन उसको एक आखिरी दिन आना होगा, जिस दिन जजमेंट डिलीवर होगा उस दिन उसको आना होगा। तो यही है सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है नहीं है। इसके बाद आप लोग एक बार बुक पढ़ लीजिएगा तो सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, अब अगर आप लोग चाहते हैं मैं वो सारे केसेस सेक्शन 437 के डिस्कस करूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट केस लॉज तो है ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।